ऑडियो वन पुस्तक सभ्य समाज में नारी का स्थान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। पराधीनता को पाश कहा गया है। जीव की प्रकृति बंधन में बंधने की नहीं है। बलात् जकड़े हुए बंधन तो बंदी गृह की तरह नितांत कष्टदायक ही होते हैं और उस प्रकार का बाधित एक एक क्षण वर्ष के समान भारी पड़ता है। जेल खानों में बहुत करके सुविधा और निश्चिंतता ही रहती है। कईयों को तो घर की अपेक्षा भोजन वस्त्र घर से भी अच्छे मिलते हैं, तो भी कोई जेल जाना पसंद नहीं करता। उन्मुक्त विचरण करने वाले पशु पक्षियों में पिंजड़े अथवा रस्से से जकड़े रहने वालों की अपेक्षा कितनी चेतनता होती है, इसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। भव बंधनों से मुक्त होने को परम पुरुषार्थ माना गया है। जीव मुक्ति के लिए लालायित रहता है, क्योंकि समस्त दुखों का कारण बंधन और समस्त सुखों का केंद्र बिंदु स्वातंत्र्य है। राजनैतिक स्वाधीनता के विश्वव्यापी संघर्ष के इतिहास के देखने से यही पता चलता है कि देशों, समाज और जातियों ने अपनी खोई स्वतंत्रता प्राप्त करने एवं उपलब्ध को अक्षुण्ण बनाए रहने के लिए बड़े से बड़े कष्ट सहे और त्याग बलिदान प्रस्तुत किए हैं। दास और दासी प्रथा का अब लगभग अंत होने को है। जहां इस प्रकार के बंधन हैं, वहां संघर्ष हो रहे हैं और संभावना बढ़ रही है कि राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पराधीनता के बंधन दिन दिन शिथिल होते चले जाएंगे और एक समय आएगा कि वे पूर्णतया टूट कर रहेंगे। बंधन एक ही सह्य हो सकता है और वही प्रिय लग सकता है, वह है प्रेम का बंधन। परस्पर स्नेह सौहार्द में बंधे हुए एक दूसरे की सद्भावना और सज्जनता से प्रभावित व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मैत्री बंधनों में बंध जाते हैं और एक दूसरे की कमियों और भूलों को सहिष्णुता एवं उदारता के साथ निभाते हुए लंबा जीवन निकाल देते हैं। क्षति, असुविधा और कठिनाई सहकर भी यह क्रम चलता रहता है। परस्पर सेवा सहायता करते हुए जिस पक्ष को हानि उठानी पड़ती है, वह संतोष एवं गर्व अनुभव करता है और जो लाभ में रहता है, उसकी आंखें नीची बनी रहती हैं। यह सब प्रेम का चमत्कार है। प्राणियों को इस प्रेम बंधन के अतिरिक्त और सभी बंधन अखरते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं और गिरावट के गर्त में धकेलते हैं। इसलिए बंधनों के विरोध और स्वातंत्र्य के समर्थन की धारा जो अनादिकाल से चली आ रही है, उसे सनातन, शाश्वत ही समझा जाना चाहिए और उसे समर्थन, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जहां प्रत्यक्ष पराधीनता के प्रति घृणा, विरोध और विद्रोह की प्रवृत्ति तीव्र हो रही है, वहां दुर्भाग्य से मानसिक दासता के नए किस्म के जाल और बंधन इस चतुरता के साथ बुने बांधे जा रहे हैं कि बंधने वाले को पता भी नहीं चलता, किंतु वह जकड़ इस बुरी तरह जाता है कि उसकी समस्त प्रतिभा और उज्जवल भविष्य की संभावना पूर्णतया नष्ट हो जाती है और वह किसी प्रकार जीवित रह सकने की स्थिति में पड़ा रहकर जिंदगी के दिन पूरे करता है। देवी देवताओं, भूत पलीतों, संत महंतों, शास्त्रों, रूढ़ियों, अंध परंपराओं, संप्रदायों, मान्यताओं, पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों के देश, जाति, भाषा आदि के बंधनों में करोड़ों लोग बुरी तरह जकड़े पड़े हैं और अपना धन, समय, वर्चस्व, विवेक, उल्लास एवं भविष्य बुरी तरह नष्ट करते रहते हैं। काश यह बर्बादी बचाई जा सकी होती और उसे किसी युक्त प्रयोजन के लिए लगाया जा सका होता, तो व्यक्ति और समाज की न जाने अब तक कितनी प्रगति हो गई होती और सुख शांति का वातावरण इस संसार में दिखाई दे रहा होता।
विवेक के आधार पर संयम और मर्यादाओं के बंधन भी प्रेम की तरह ही औचित्य के आधार पर व्यक्ति स्वयं बनाता है। सब निर्धारित दिनचर्या लोग प्रसन्नता पूर्वक निभाते हैं। इसी प्रकार संयम और नियम की आचार संहिता तो आदर्शवादिता एवं लोक मंगल पर निर्धारित ही प्रिय लगती है, संतोषप्रद तथा सराहनीय भी। किंतु यदि प्रवंचना पूर्वक किसी भोले को बहकाकर जाल जंजाल में बांध दिया जाए और उसकी प्रतिभा का विकास अवरुद्ध कर दिया जाए, तो कबूतर के पर कैच कर देने की तरह प्रत्यक्ष रूप से कुछ पता न चलने पर भी वस्तुतः यह एक अन्याय ही होगा और ऐसे बंधन बाधिता भी निंदनीय ही माना जाना चाहिए। पिछले दिनों से यह छद्म प्रयास होते रहे हैं कि नारी को पशुओं की तरह बंधनों में ही आबद्ध रखा जाए और उसकी परिधि घर की चार दीवारी तक सीमित कर दी जाए तथा उसकी समस्त प्रतिभा का उपयोग भोजन पकाने तथा बच्चे पैदा करने से आगे न बढ़ने दिया जाए। पिछले सामंती युग में यह बंधन बहुत ही जघन्य थे। चप्पलों बनियानों की तरह बहुत बहुत औरतें भी लोग रखते थे। पटरानी, रानी, रखैल, दासी, वेश्या आदि उनकी अनेक श्रेणियां होती थीं। आर्थिक, शारीरिक और सेवात्मक सुविधा के अनुसार इस प्रकार का उपयोग कोई कितने ही बड़े परिमाण में कर सकता था और अपने जाल में फंसी हुई नारियों के साथ नृशंसतम व्यवहार कर सकता था। सामंत युग की इन उत्पीड़न भरी करुण कथाओं का रोमांचकारी इतिहास है। समर्थ सामंतों का प्रभाव साधारण जनता पर भी पड़ा। वे बहुविवाह करने में तो समर्थ न थे, पर पर्दा प्रथा, घूंघट की कठोरता को अपनाने और घर की बहु बेटियों को बाधित करने में उन्होंने भी कोई कसर नहीं रखी। शिक्षा और स्वावलंबन के लिए, प्रगति और व्यक्तित्व निर्माण के लिए उन्हें किसी भी द्वार से आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यह क्रम अब तक चला आ रहा है। जहां जितना ज्यादा पिछड़ापन है, वहां नारी के प्रति उतने ही अनुदार बंधन कड़े हैं। इस संदर्भ में शिक्षित और अशिक्षितों में कहने भर का अंतर है। तथाकथित सभ्य लोगों की स्त्रियों को घूंघट भले ही न मारना पड़ता हो, पर जहां स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाने की बात आती है, वहां अधिकतर रूढ़िवादी लोग शिक्षित अशिक्षित का अंतर मिटाकर एक ही स्तर पर खड़े दिखते हैं। उदारता, समानता और मानवीय स्वतंत्रता का सम्मान जिन परिवारों में मिल सके, ऐसे कम से कम अपने देश में तो बहुत ही स्वल्प मात्रा में मिलेंगे। नारी के हाथ पैरों में रस्से जंजीर बांधकर न सही, घुमा फिराकर लगभग रखा उसी स्थिति में जा रहा है। शील की रक्षा का उपहासास्पद आवरण डालकर इस परिपाटी का समर्थन करना कितना उपहासास्पद है। उसकी पोल इतने मात्र तर्क से खुल जाती है कि यदि बंधन ही शील रक्षा का उपाय है, तो उसे पुरुषों पर भी लागू क्यों न किया जाए, जबकि संसार भर में यौन दुराचरण के संबंध में 3/4 दोष पुरुष का ही माना जाता है। बहाने सब थोथे हैं। बात संकीर्णता और अनुदारता भर की है, जो हमें सामंती परंपरा की विरासत के रूप में मिली है। जो हो उस तरह न सही, इस तरह सही, नारी को तो यह बंधन उत्पीड़न अभी भी सहना पड़ रहा है। हंसी तब आती है जब तथाकथित स्वतंत्रता के साथ साथ नए किस्म के बंधन भी गढ़े और जकड़े जाने की प्रक्रिया कितनी खूबी और खूबसूरती के साथ सामने आती है। पाश्चात्य देशों में नारी पर से सामाजिक बंधन लगभग उठ से गए हैं। भारत जैसी बाधित स्थिति में उन्हें वहीं रहना पड़ता है। वह लहर भारत में भी जहां आई है, नारी पर से सामंती बंधन हट गए हैं और वह घूंघट निकालने,
घर से बाहर न निकलने, किसी से बात न करने के लिए बाधित नहीं की जाती। इस स्वतंत्रता से सहज ही यह आशा बंधती थी कि अब नारी को अपनी प्रतिभा को, अपने व्यक्तित्व की सर्वांगीण संभावनाओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा और वह समाज के लिए पुरुषों की तरह योगदान कर सकने में समर्थ होगी। पर कितने खेद की बात है कि अंकुर उगते ही खेत पर पाला पड़ने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। जिस तरह जंगल में हाथियों को पकड़ने के लिए बड़ा सा घेरा डाला जाता है और उन्हें चारों तरफ से हकाकर एक बाड़े में धकेल कर कैद कर दिया जाता है, वैसा ही प्रयत्न नारी के बारे में हो रहा है। सर्वत्र ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है कि नारी को अपने संबंध में यही एक अनुभूति शेष रह जाए कि मात्र पुरुष की विलास वृत्ति तृप्त करने वाली उपभोग सामग्री मात्र है। उसके व्यक्तित्व की सार्थकता मात्र इसमें है कि वह पुरुष को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो सके। तथाकथित सभ्य समाज की नारी अब इसी जाल जंजाल में जकड़ती चली जा रही है। उसे पता भी नहीं चल पा रहा है कि हाथी को पकड़ने वाले चतुर शिकारी अब सामंती अनाचार बंद हो जाने पर उसे जकड़ने के लिए मनोवैज्ञानिक जाल ऐसे बुन रहे हैं जो पिछले वालों को भी मात दे सकें। सामंत युग में नारी को बाधित किया जाता था और वह उस बंधन से खिन्न होती थी। विचारशील लोग भी उस प्रथा को अमानवीय बताते थे। अब नए जाल मजबूत और आकर्षक पहले वालों से अधिक सफल सिद्ध हो रहे हैं। बंधन बांधे भी नहीं गए, निंदा विरोध की आशंका भी नहीं रही और प्रयोजन पहले से भी अच्छा सिद्ध हो गया। भोली नारी उस बहकावे में आटे की गोली देखकर ललचाने वाली मछली की तरह अपनी प्रतिभा नष्ट करने के लिए स्वयं ही बढ़ती चली आई। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक कमाल। ऑडियो 2 पुस्तक सभ्य समाज में नारी का स्थान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। पत्र पत्रिकाएं, तस्वीरें, सिनेमा, उपन्यास, विज्ञापन आदि सभी ओर से ऐसा मनोवैज्ञानिक वातावरण बनाया जा रहा है जिससे नारी अपने व्यक्तित्व की सार्थकता अधिक आकर्षक, सुसज्जित, मांसल एवं मुखर होने में समझे। इसका वेश विन्यास, श्रृंगार, सज धज, हाव भाव जितने अधिक आकर्षक, उच्छृंखल होंगे उतनी ही वह सराही जाएगी। यह बात अब उसके मन में प्रस्तुत वातावरण ने गहराई तक बिठा दी है और हर सभ्य नारी यह प्रयत्न कर रही है कि वह कितनी अधिक सज धज बना सकती है और कितनी आकर्षक लग सकती है। उसमें दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने और इसके लिए कितने भी आवरण ओढ़ने पड़े, कितना ही समय लगे, पर वह सब इतना अधिक किया जाना चाहिए जितना कि संभव हो सके। अपने देश में तो अभी श्रृंगार, फैशन, सज धज, वेश व विन्यास की ही दौड़ चल रही है। पश्चिमी देश इससे बहुत आगे निकल गए। वहां आकर्षक बनने की परिभाषा उस सीमा तक चली गई है जिसमें नर नारी का स्वच्छंद मिलन, अश्लील हाव भाव एवं संकोच की सारी मर्यादाएं हटाकर होने वाला हास परिहास भी शामिल है। वहां अब यह नारी का एक आवश्यक गुण माना जाने लगा है। इस अश्लीलता की विधिवत शिक्षा देने के लिए कितने ही शिक्षण केंद्र चलते हैं। पहाड़ जितना साहित्य छपता है। माता पिता स्वयं यह प्रयत्न करते हैं कि उनकी सयानी लड़कियां उस प्रशिक्षण में पारंगत हो सकें, अन्यथा वे आकर्षक न रह जाएंगी और उन्हें दाम्पत्य सुख न मिल सकेगा, आर्थिक सुविधा न मिलेगी और सामाजिक न कहला सकेंगी। नर को आकर्षित करना ही इस सारी साज सज्जा
श्रृंगारिकता और निर्लज्जता का एकमात्र कारण है। अन्यथा नारी पर ही ऐसी क्या मुसीबत आई है जो इस तरह सज धज बनाने में अपने मूल्यवान समय, धन और कौशल की बर्बादी करे। कोई आकर्षित न हो तो यह सजधज व्यर्थ है। वह काम कौतुक निरर्थक है जिन्हें चरितार्थ करने पर वे सामाजिक कहला सकती हैं। यह प्रक्रिया प्रकारांतर से व्यभिचार की पूर्व भूमिका है। जान या अनजान में जहां भी ऐसा प्रयास चल रहा हो, समझना चाहिए इसमें देर सबेर में शील संकट पैदा होकर रहेगा। साड़ी और सौम्य वेशभूषा में नारी का व्यक्तित्व दबता नहीं, निखरता है। उसकी शालीनता अपना प्रभाव बढ़ाती ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वह उस प्रदर्शन के साथ जुड़ी हुई बर्बादी से अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखकर उन कामों में लगा सकती है जिनसे उसकी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक प्रगति में सहायता मिले और शील सदाचार का संरक्षण अधिक सुनिश्चित रह सके। आकर्षक वेश विन्यास उन लोगों को अनायास ही आकर्षित करता है जितना संपर्क भावुक प्रकृति की नारियों के लिए खतरे से खाली नहीं समझा जाना चाहिए। भोली नारी इस फूहड़ सजधज बचकानी वेशभूषा और निर्लज्ज भाव भंगिमा के जाल में फंसकर बेमौत मरने के लिए स्वयं तैयार नहीं हो रही है क्या? उसने अपनी शालीनता को स्वेच्छापूर्वक बहिष्कृत करने की बात स्वीकार नहीं की है, यह उससे कराया गया है। मनोवैज्ञानिक वातावरण ऐसा ही बनाया जा रहा है जिसके जाल में फंसने के अतिरिक्त इस भोली हिरनी के पास और कोई रास्ता ही ना रह जाए। बधिकों की एक पूरी बिरादरी संगठित हो गई है। वह रंग बिरंगे पिंजड़े बुनने और तरह तरह के चारे दाने डालने में अपने कला कौशल का अंत कर रही है। एक आदर्श नारी वही हो सकती है जो आकर्षक हो। इस तथ्य को आप सिनेमा के हर पर्दे पर, बाजार में बिकने वाली हर तस्वीर पर, हर कथा पुस्तक और पत्रिका पर अंकित देख सकते हैं। मांसलता का उभार, आकर्षक विन्यास, अश्लील अभिव्यंजना का जहां जितना गहरा पुट होगा वहीं लोगों की आंखें गढ़ेंगी। और आंख गढ़ने की बात जहां पूरी हो गई, समझना चाहिए नारीत्व सार्थक हो गया। सौंदर्य प्रतियोगिताओं में छिपा कर रखे जाने वाले अंगों का प्रदर्शन और इसी आधार पर मिलने वाली ख्याति निस्संदेह नारी के गौरव को गिराती है और उसे अपनी गरिमा खोकर बधिकों के इशारे पर नाचने वाली कठपुतली मात्र बनने को विवश करती है। जिस नारी ने अपनी सार्थकता इस प्रकार के फूहड़पन के साथ जोड़ ली, उसका मस्तिष्क उसी दायरे में घूमता रहेगा और व्यक्तित्व के विकास की बात सोच तक न सकेगी। उसकी खर्चीली आवश्यकताएं उसे गरीबी, फिसलन या असंतोष में से किसी न किसी एक आग में जरूर झोंक देंगी। नारी स्वातंत्र्य के उगते हुए प्रभात में मानवता ने बड़ी बड़ी आशाएं बांधी थीं और यह सोचा गया था कि सभ्यता के प्रकाश में आधी दुनिया को निविड़ बंधनों से छुटकारा मिलेगा और यह आधी जनसंख्या अपने व्यक्तित्वों का, सद्गुणों का, प्रतिभा का उपयोग सृजनात्मक दिशा में करके इस स्वतंत्रता की सार्थकता सिद्ध करेगी। पर हो उल्टा रहा है। जहां नर के कंधे से कंधा मिलाकर लगभग वैसी ही सादा वेशभूषा में नारी को कर्तव्य क्षेत्र में उतरना था, अपनी प्रतिभा का समाज को बढ़ चढ़कर अनुदान देना था और यह सिद्ध करना था कि लिंग भिन्नता से मनुष्य के स्तर में कोई खास अंतर नहीं आता। मातृत्व के उत्तरदायित्वों को वहन करते हुए भी, परिवार व्यवस्था में विशेष योगदान देते हुए भी नारी अंततः मनुष्य ही है और उसमें ऐसी कोई हीनता या दीनता नहीं है जिसके कारण उसे नर को आकर्षित करने की आवश्यकता पड़े।
वह अपना वर्चस्व अपनी विकासमान प्रतिभा के आधार पर स्थिर रख सकती है, तो श्रृंगारी बनकर प्रकारांतर से नर के आगे गिड़गिड़ाने और अपने को भोग सामग्री सिद्ध करने की निकृष्टता क्यों सिद्ध करे। यह उसके स्वाभिमान बेचकर प्रकारांतर से दीनहीन बनने जैसी बात हो रही है, जिसने नारी स्वातंत्र्य के साथ जुड़ी हुई सारी आशाओं पर पानी सा फेर दिया है। मनोवैज्ञानिक गुलामी स्वीकार करके नारी फिर उसी पिंजड़े में फंसती जा रही है, जिससे उसे चिर प्रतीक्षा के बाद निकलने का थोड़ा अवसर मिला है। यदि फंसने और फंसाने का वर्तमान क्रम चालू रहा तो निकट भविष्य में नारी उससे भी अधिक दयनीय स्थिति में उलझ जाएगी, जैसी कि सामंती युग में वह बुरी तरह जकड़ी हुई थी। ऑडियो 3 पुस्तक सभ्य समाज में नारी का स्थान, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साहित्य से। नारी की स्वेच्छापूर्वक भोग्या बनने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति में जहां अंधकार की गहरी कालिमा बढ़ती आ रही है, वहां आशा भरी प्रकाश की एक किरण भी इस रूप में उदय हो रही है कि प्रबुद्ध नारी इस खतरे को समझने लगी है और उसने अपने वर्ग को इस गर्त में गिरकर मरने के लिए आगे कदम बढ़ाते जाने से रोका है। अमेरिका में इसी प्रकार का एक नारी मुक्ति आंदोलन जोर पकड़ रहा है कि वह आकर्षक बनने के लिए लालायित होकर कामुकों के हाथ की कठपुतली न बने और अपने स्वाभिमान को न बेचें। इस आंदोलन से प्रभावित नारियां सीधी सादी लगभग पुरुषों के जैसी ही पोशाक पहनती हैं और उस सज धज से दूर रहती हैं जो उन्हें कठपुतली, गुड़िया या कामिनी रमणी के स्तर पर जा खड़ा करती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दिनों में भारत में जिस तरह विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाती थी, उसी तरह इस आंदोलन के नेतृत्व में भड़कीली पोशाकों तथा टिप टॉप की श्रृंगार सामग्रियों की होली जलाई जाती है। वे नारियां बालों को भी पुरुषों जितना बड़ा रखती हैं और उनकी साज संभाल रखने के झंझट से अपना समय बचाकर अपने परिवार तथा देश की प्रगति के लिए ठोस काम करने की बात सोचती और उसी में संलग्न होती हैं। इस आंदोलन की संचालिका हैं श्रीमती वेट्टी प्राइडन। उनकी विद्वता भरी शोधपूर्ण पुस्तक द फेमिनिन मिस्टीक ने न केवल सारे अमेरिकी देशों में वरन यूरोप में भी तहलका मचा दिया है और प्रगतिशील नारी ने श्रृंगारिकता के नए पाश बंधनों से छुटकारा पाने के लिए, अपनी भूल सुधारने के लिए नए साहस के साथ नए ढंग से सोचना और नए कदम उठाना आरंभ कर दिया है। भारत में भी इस आंदोलन को अग्रसर किया जा सकता तो कितना अच्छा होता। मनुष्य समाज नर और नारी दो तत्वों से मिलकर उसी प्रकार बना है जिस प्रकार ईंट चूना मिलकर इमारत बनती है। दोनों का महत्व और स्थान समान है। दोनों की उन्नति का सम्मिलित रूप ही वास्तविक उन्नति कही जा सकती है। संसार की आधी जनसंख्या नर के रूप में और आधी नारी के रूप में विभाजित है। यदि केवल पुरुष ही शिक्षित, सुयोग्य, समुन्नत और स्वतंत्र रहें और स्त्रियों को अशिक्षित, अयोग्य, पददलित एवं परतंत्र प्रतिबंधित रखा जाए तो आधी जनसंख्या पतित स्थिति में ही पड़ी रहेगी। आधी और अधूरी उन्नति से उस गाड़ी के समान मानी जाएगी जिसका एक पहिया तो बहुत सुंदर है पर दूसरा टूटा पड़ा है। सभ्य समाज वही कहा जाएगा जिसमें नर के समान नारी को भी न्याय एवं विकास का अधिकार प्राप्त हो। कन्या और पुत्र में अंतर। कन्या और पुत्र के बीच अंतर करना एक को व्यर्थ
और दूसरे को महत्वपूर्ण मानना, यह हमारा अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण है। पुत्र हमें कमाई खिलावेंगे, बुढ़ापे में सेवा करेंगे, वंश चलावेंगे और पिंडदान देकर स्वर्ग पहुंचाएंगे। इन मान्यताओं के आधार पर हमें पुत्र की कामना अधिक रहती है। उसके जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं और कन्या होने पर उसे पराये घर का कूड़ा मानकर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। लालन पालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खान पान आदि सभी बातों में कन्या पुत्र के बीच भेदभाव बरता जाता है। फलस्वरूप कन्याएं अविकसित एवं अशिक्षित रह जाती हैं। उनकी प्रतिभा एवं क्षमता कुंठित ही पड़ी रहती है। स्वावलंबन की दृष्टि से उनमें कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं रहने दी जाती जिससे कुसमय आने पर वे अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण स्वयं कर सकें। उपार्जन एवं व्यावहारिक ज्ञान न होने के कारण आर्थिक जीवन में वे प्रायः असमर्थ ही रहती हैं। कुसमय में या तो उन्हें बिलख बिलख कर हीनतापूर्ण, पराश्रित, तिरस्कार भरा जीवन यापन करना पड़ता है या फिर अनैतिक अवलंबन स्वीकार करके अपने दिन काटने पड़ते हैं। जिन्हें उत्तराधिकार में कुछ संपत्ति मिलती है, वे उसका भी लाभ नहीं उठा पाती। कुटुंबी और रिश्तेदार उनकी दुर्बलता का लाभ उठाकर उन्हें उससे भी वंचित कर देते हैं। पति को पसंद न आने पर पत्नी का जीवन कैसा दयनीय हो जाता है, उसके असंख्य उदाहरण आंखों के आगे आए दिन आते रहते हैं। हिंदू नारी के सामने यह सारी कठिनाइयां न केवल इसलिए उत्पन्न होती हैं कि उसे पुरुष की तुलना में हेय और तुच्छ माना जाता है। शिक्षा और दीक्षा की समता। यदि हम कन्या और पुत्र में कोई अंतर ना करें, दोनों का लालन पालन, ज्ञानवर्धन, शिक्षा दीक्षा एवं स्वावलंबन की दृष्टि से समान रूप से विकसित करने की यदि हमारी दृष्टि रहे, तो लड़कियां हर भली बुरी परिस्थिति में अपने पांवों पर खड़ी रहने और स्वाभिमानी जीवन बिताने लायक हो सकती हैं। वे अपने बढ़े हुए ज्ञान से गृह व्यवस्था को अच्छी तरह संभाल सकती हैं, पति के लिए सच्ची संगिनी बन सकती हैं और अपने बच्चों को सुसंस्कृत बना सकती हैं। समाज का आधा अंश पद दलित रहे और आधा अंग विकसित रहे तो यह अर्धांग बात पक्षाघात के रोगी की जैसी स्थिति रहेगी। ऐसा लंगड़ा लूला काना कुरूप समाज किसी प्रकार विकसित नहीं हो सकता। नारी के प्रति जब तक हमारा दृष्टिकोण न बदलेगा, तब तक कन्या को पुत्र से हीन माना जाता रहेगा। तब तक एक पहिए की टूटी फूटी गाड़ी की तरह ही हमारा खचड़ा चलेगा। प्रगति के पथ पर चलने के लिए हर माता को यह मान्यता बनानी पड़ेगी कि कन्या और पुत्र में कोई अंतर नहीं। बेटे पोते से वंश चलता है, इस मूर्खता को भी त्याग देना चाहिए। वंश हमेशा अच्छे कार्यों से चलता है। महापुरुषों का यश और नाम अभी भी चल रहा है, जबकि लाखों मनुष्य कुत्ते की मौत मर जाते हैं और 2-3 पीढ़ी बाद उनके बेटे पोते तक नाम भूल जाते हैं। बेटे के लिए लोग जिस तरह लालायित रहते हैं, किस तरह मियां मसान पूजते, देव देवताओं की मनौती मनाते हैं, उसे देखकर इनकी संकीर्णता पर तरस आता है। दोनों हाथों की तरह, दोनों आंखों की तरह हमें बेटी बेटे को एक समान मानना चाहिए और उनकी शिक्षा दीक्षा की समान व्यवस्था करनी चाहिए। तभी सभ्य समाज की रचना का श्री गणेश हो सकेगा। नारी को उपेक्षा की दृष्टि से देखते रहने पर तो प्रगति का पथ सर्वथा अवरुद्ध ही पड़ा रहेगा। क्या पर्दा प्रथा आवश्यक है? नर और नारी के अधिकार में हमें समता को ही स्थान देना पड़ेगा। जो बात एक के लिए उपयोगी है, वही दूसरे के लिए भी उचित हो सकती है। यदि स्त्री पर
पुरुषों की कुदृष्टि पड़ने से उसका शील नष्ट होने का भय है, तो यही भय पुरुषों के लिए भी करना उचित है, क्योंकि उन पर भी पर नारी की दृष्टि पड़ सकती है और उनका भी शील नष्ट हो सकता है। ऐसी दशा में यदि नारी के लिए पर्दा उचित है तो पुरुषों को भी घूंघट धारण करना चाहिए। यदि पुरुष ऐसे विश्वस्त हैं कि वे किसी की भी कुदृष्टि से विचलित नहीं होते, तो यह विश्वास नारी पर भी करना होगा। स्वास्थ्य के लिए नितांत हानिकारक और सांसारिक ज्ञान से वंचित रखने वाली नारी को मानसिक एवं व्यवहारिक दृष्टि से अशक्त बना देने वाली पर्दा प्रथा का आज कोई औचित्य नहीं। सामंतवादी नृशंस शासन काल में जब स्त्रियों के अपहरण का भय निरंतर बना रहता था, उस समय नव युवतियों को घर से बाहर न निकलने देने और घूंघट मारकर रहने का कोई औचित्य हो सकता था। पर आज वह परिस्थितियां नहीं रहीं, तो भी बंदरिया की तरह इस मरे बच्चे की लाश को हम छाती से क्यों चिपकाए रहें। बंगाल, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत में जहां पर्दा नहीं होता वहां दुराचार फैल गया हो, और उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि थोड़े से प्रदेशों के उच्च वर्ग में जहां पर्दा होता है वहां कोई बहुत बड़ा सदाचार रह रहा है, क्या ऐसी बात है? वस्तु स्थिति इससे उल्टी है। जहां जितना छिपाव रहेगा वहां उतना आकर्षण बढ़ेगा। यह आकर्षण ही व्यभिचार को जन्म देता है। पर्दा सदाचार का नहीं, दुराचार का प्रतीक है। यह एक स्पष्ट स्वीकृति है कि हमें अपनी बहु बेटियों के सदाचार का विश्वास नहीं, इसलिए इन्हें मुंह खोलने, बात करने की भी स्वाधीनता न देकर हम पिंजड़े के पक्षी या जेल के कैदी की तरह हर घड़ी बनाए रहते हैं। मरी लाश को कफन से ढक देने की बात समझ में आती है, पर जीवित नारी को लाश मानकर उसे पर्दे से लपेटे रहने का क्या औचित्य हो सकता है? दहेज का अनौचित्य। दहेज स्पष्टतः नारी जाति का तिरस्कार है। बूढ़ी गाय या बीमार बछिया को कोई पंडा तभी दान में लेता है जब उसके चारे के लिए कुछ दक्षिणा भी साथ में मिले। इसी प्रकार कन्या के स्वीकार करने की कृपा का मुआवजा लोग दहेज के रूप में मांगें तो इससे बूढ़ी गाय या बीमार बछिया से ही लड़की की तुलना होती है। तिरस्कृत नारी गृह लक्ष्मी नहीं हो सकती। सम्मान और स्वागत के साथ सौभाग्य की साक्षात देवी मानकर जब तक नारी को घर में स्थान न मिलेगा, तब तक उसकी मनोदशा उस स्तर की कदापि नहीं हो सकती कि वह अपने व्यक्तित्व को निखारती हुई अपनी क्षमताओं का लाभ पति के परिवार को या अपने बच्चों को दे सके। उसका मन सदा भिचा भिचा सा रहेगा और आत्मग्लानि एवं आत्महीनता के कारण वह अपने आप को जमीन में गढ़ी जाती सी अनुभव करती रहेगी। दहेज की कमी के कारण जिसका विवाह अनेक स्थानों से अस्वीकृत हो चुका है, बड़ी खुशामद और घर के बर्तन, कपड़े, जेवर बेचकर जिसके पिता ने अपनी बच्ची के हाथ पीले किए हैं, वह कन्या अपनी व्यर्थता और हीनता ही सदा अनुभव करती रहेगी। जिनकी ससुराल वालों ने उसके पिता को इतना सताकर काबुली पठान की तरह दहेज वसूल किया है, उनके प्रति कोई कन्या कभी सम्मान के भाव नहीं रख सकती। मजबूरी से वह अपनी व्यथा अपने भीतर छिपाए रह सकती है, पर साथ ही गहरी घृणा भी उसके मन में अवश्य छिपी रहेगी। दहेज के कारण कितनी आर्थिक विषमता समाज में पैदा होती है, इसे हम सब भली भांति जानते हैं। हम में से हर एक के यहाँ पुत्र है और साथ ही कन्या भी। यदि पुत्र के विवाह में दहेज लिया जाता है तो कन्या के विवाह में देना भी पड़ता है। फिर क्यों दूसरों को पीड़ा दें और स्वयं उत्पीड़न सहें? दहेज के मिटाने से सभी का लाभ है।